अब हम लोग यहाँ पर आज के टॉपिक में प्रवेश कर गए, कंप्यूटर मेमोरी। अब याद करिए कल की क्लास को हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है, प्रोसेस में हमने कंट्रोल यूनिट ALU के संदर्भ में पढ़ा था, बट यहाँ पर डिटेल में हमने प्रोसेस के दौरान मेन मेमोरी का यूज होता है, कैश मेमोरी का यूज होता है, हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा। मतलब थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी तो है ही, बट हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग अच्छे से करते हुए चलेंगे ना। आउटपुट है, अब यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, ये सबको पता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको टाइम देने के कोई औचित्य नहीं है डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर स्टोरेज, तो आज स्टोरेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा, स्टोर इंफॉर्मेशन, और डेटा कैन बी एनीथिंग। डेटा का कोई भी रूप हो सकता है। डेटा एक फाइल हो सकता है, मतलब डेटा एक टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, डेटा एक मीडिया के फॉर्म में हो सकता है, मतलब इमेजेस हो सकता है, वीडियोस हो सकता है, ऑडियोज हो सकता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज डेटा। कंप्यूटर के अंदर सब चीज जो स्टोर हो सकता हो, दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड, दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी चीज जिसे कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर किया जा सकता हो और जिसे प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जा सकता हो, वही है डेटा। ठीक है, वही क्या है, डेटा। डेटा इज अ रॉ फैक्ट। ठीक है, रॉ फैक्ट इसलिए कि वो मीनिंगफुल तब बनता है जब डेटा किसी एक पार्टिकुलर किसी चीज से संबंधित हो, रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर एंटिटी, जो डेटाबेस में आप पढ़ते हैं। जैसे डेटा ही प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कि मीनिंगफुल डेटा, इंफॉर्मेशन क्या है, मीनिंगफुल डेटा है जिसका कुछ ना कुछ पार्टिकुलर मीनिंग है। ठीक है, तो वो हो गया आपका प्रोसेस डेटा। तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझना आपको, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी अकॉर्डिंग टू द साइज, मतलब अमाउंट ऑफ डेटा इज टू बी स्टोर्ड एंड स्पीड ऑफ एक्सेसिंग ऑफ डेटा, डेटा को कैसे किस स्पीड से एक्सेस करना है, तो इसको डिवाइड किया गया है वेरियस कैटेगरीज में, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो आगे हम उसको एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। जैसे मेमोरी के टाइप्स क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका यूज सीपीयू डायरेक्टली करता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन में, या किसी भी डेटा को प्रोसेस करने में। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ना भी आप जाने तो ये समझे कि डेटा प्रोसेसिंग में जिस मेमोरी को यूज सीपीयू करेगा, दैट इज मैंडेटरी, इसके बिना कंप्यूटर इनकम्प्लीट है, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी। बट हमें बहुत सारा डेटा होता है जिसे परमानेंटली स्टोर करना है, लॉन्ग टर्म तक स्टोर करना है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी। अब प्राइमरी डेटा में भी आपको पता है कि कुछ डेटा ऐसा होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इंस्टॉल किया जाता है, और जब तक वो कंप्यूटर है, मतलब जब तक इंक्लूडिंग वो मदरबोर्ड है या आपका कंप्यूटर सिस्टम है, तब तक वो क्या है, वो डेटा कभी मॉडिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और वो डेटा हमेशा यूजफुल है, तो मॉडिफाई करने से आपका कहीं से फायदा भी नहीं होगा। तो रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, केवल जिस मेमोरी को रीड किया जा सकता हो, और वो भी किसके द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा, तो वो रीड ओनली मेमोरी है। और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो रैंडमली एक्सेस करना, मतलब इमीडिएटली किसी डेटा की नीड है, किसी इनपुट की नीड है, किसी कमांड की नीड है, तो ऐसे डेटा को यहाँ पर रैम में टेम्परेरी रूप से स्टोर किया जाता है। तो रैम क्या हो गया, रैम हो गया आपका टेम्परेरी, रैम टेम्परेरी मेमोरी। और रैम को पावर सप्लाई हमेशा चाहिए, तभी डेटा रिटेन कर पाता है। ठीक है, डेटा रिटेन करने के लिए क्या चाहिए, पावर सप्लाई इसको चाहिए परमानेंट।
पावर सप्लाई जैसे ही खत्म, रैम का डेटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। और इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक को ही वोलाटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, वोलाटाइल। तो रैम क्या है, एक वोलाटाइल मेमोरी है, एक टेम्परेरी मेमोरी है। और रैम केवल लिमिटेड इसका स्पेस होता है, जैसे देखते हैं 4 GB का रैम, 8 GB का रैम। तो 8 GB में हम और कोई डेटा बहुत बल्क में स्टोर तो कर नहीं सकते हैं, तो यहां पर इसका यूज होता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, सिस्टम का रैम कम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यूज करता है वर्चुअल मेमोरी का। वो क्या करता है कि सेकेंडरी मेमोरी का ही कुछ स्पेस, जैसे हार्ड डिस्क का ही कुछ स्पेस क्या करता है, प्रोसेसिंग के लिए एलोकेट करके रखता है, रिजर्व कर लेता है। तो रिजर्व्ड सम ऑफ द स्पेस इज रिजर्व्ड इन द एडिशनल मेमोरीज, मतलब सेकेंडरी मेमोरीज, टू एक्ट एज अ प्राइमरी मेमोरी। मतलब प्राइमरी मेमोरी के तौर पर ही काम करने के लिए वैसे मेमोरी को वो क्या करता है, रिजर्व कर लेता है। और जिसका यूज प्रोसेसिंग में होता है, डेटा प्रोसेसिंग में, तो उसको हम कहेंगे वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो अगर वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल नाम, ये वर्चुअल का मतलब ही होता है कि जिसका डेटा प्रोसेसिंग में, जिसका प्रोसेसिंग में यूज हो रहा हो, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यूज हो रहा हो। तो फिर रैम, यहां पर रैम के अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सम ऑफ द स्पेस, सम ऑफ द मेमोरी, सम ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो रिजर्व करता है। किस लिए, फॉर डेटा प्रोसेसिंग के यूज के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अभी इन डिटेल हम जा रहे हैं, पहले थोड़ा सा, क्योंकि यही चीज अगर ये समझ में आ गया तो आगे सब चीज समझ में आ जाएगा। अब रोम के बारे में मैं बार बार बताते रहता हूं कि एक तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित हो सकते हैं, जो एक सिस्टम के से संबंधित, चाहे वो एम्बेडेड सिस्टम ही क्यों ना हो, जिसमें बेसिक कुछ प्रोग्राम्स हैं, बेसिक फंक्शनैलिटी, सम सेट ऑफ टास्क, लिमिटेड सेट ऑफ टास्क को करता हो। जैसे आपको देखा तो दरवाजा ओपन हो गया, तो वहां पर एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ और उसमें जो प्रोग्राम सेव है, ठीक है, और उसमें एक मेमोरी भी है। तो वो मेमोरी क्या है, वो जस्ट एक रोम लगा हुआ, वहां पे एक चिप लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, परमानेंटली डेटा वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही स्टोर हो गया। डेटा इंस्टॉल मतलब प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिया, जिसे फर्मवेयर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, बायोस के जो सेटिंग्स होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो बायोस होता है, रोम पे होता है। क्यों, क्योंकि रोम एक परमानेंट मेमोरी है, बहुत ही लिमिटेड इसको पावर चाहिए डेटा रिटेन करने के लिए, और इसलिए वो एक सिस्टम आप ऑफ भी कर देते हैं तो भी ये पावर बैकअप के रूप में यहां पर सीमोस काम करता है। इसके साथ क्या रहता है, सीमोस अटैच रहता है, जो इसको परमानेंटली क्या करता है, पावर बैकअप देता है। तभी तो आप सिस्टम को बहुत लंबे टाइम के बाद भी ओपन करते हो, तो डेट, टाइम, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स से संबंधित डेटा, वो सब क्या करता है, रोम उसे अपडेट कर देता है या अपडेट रखता है। तो यहां पर रीड ओनली मेमोरी क्या है, नॉन वोलाटाइल है। तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल का डिफरेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि वोलाटाइल जिसका डेटा क्या है, जैसे ऑफ करिए कंप्यूटर, खत्म, तो वोलाटाइल हो गया। और डेटा जो परमानेंट स्टोर हो रहा है वो नॉन वोलाटाइल है। और यहाँ पर रोम के साथ क्या अटैच रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर अटैच रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। देखिए हमारे साथ दो प्रकार के कैंडिडेट्स कनेक्ट हैं अभी आप लोगों में से। एक वो होंगे जिनको ये चीजें आता होगा, वो चाहते होंगे कि नहीं सर जल्दी से आगे वाला पार्ट करें। एक वो हैं जो बिल्कुल ही शुरुआत नहीं कर रहे हैं। संख्या ज्यादा उनकी है जो बिल्कुल ही मतलब बहुत सारी बातें भूल भी चुके हैं या फैमिलियर नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको फैमिलियर करना है और थोड़ा सा दोनों का कोऑपरेशन चाहेंगे हम। हाँ, एक चीज इंश्योर कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सब चीज करेंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि इतना वाइड सिलेबस कैसे होगा, ये होगा। वाइड सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी नीड नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी नीड है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हर एक टॉपिक जो आपके माइंड में चल रहा होगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर 15 दिन क्लास जो है रेगुलरिटी आप मेंटेन करिएगा, क्लास मिस करना नहीं। रिकॉर्डिंग भी जो लोग देखते हैं बाद में जरूर देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट देखिए। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द आपको ना पता हो, और आपको पता हो तो अच्छी बात है, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए।
तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर देखिए रोम है, सीमॉस है, एंड यहाँ पर जो सेव रहता है वो बायोस का सेटिंग। तो बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक नेसेसरी प्रोग्राम्स, जो एक कंपोनेंट एक हार्डवेयर को रेडी टू स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है, और वो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंटरफेस का काम करता है, सिस्टम का हार्डवेयर के साथ, तो वो बायोस हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज में आपको पता है कि मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल दोनों ही हैं, बट हालांकि ऑप्टिकल का टेक्नोलॉजी इतना पुराना हो गया, तो सीडी डीवीडी के संदर्भ में अब देखिए क्वेश्चन अगर कॉपी पेस्ट किया कहीं से, जैसे नेट से उठा के, वो ही करेगा, मतलब ज्यादातर चांस है, तो डीवीडी से संबंधित, सीडी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो वो क्वेश्चन वो बेसिक ही रहेगा, ज्यादा नहीं है। RW रहेगा, रीराइटेबल किसे कहते हैं, या उसके स्पेस वगैरह के संबंध में आ सकता है। ठीक है, आप लोग कहिएगा तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी मेनली क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है मैग्नेटिक प्लेट से मिलकर बना होता है, और ईच मैग्नेटिक प्लेट इज कैपेबल टू होल्ड बिग अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब 15 GB 20 GB एक मैग्नेटिक प्लेट, एंड ऐसे बहुत सारे प्लेट्स को अटैच करके एक बहुत ही हार्ड तरीके से उसको क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। बहुत आसान भी है कि साइज भी इतना बड़ा नहीं रहता है डिस्क का, और लॉन्ग टर्म तक डेटा रिटेन करने की कैपेसिटी इसकी है, जल्दी अफेक्टेड नहीं हो सकता। तो ये तमाम चीज या सिस्टम के इंटरनल पार्ट से कंपैटिबल है, डेटा को रीड राइट ऑपरेशन क्या है वो आसान है। तो यहाँ पर ये हो गया हार्ड डिस्क, एंड उसी का ही एक एडवांस वर्जन जो है वो SSD आ गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये तमाम चीज यहाँ पर ये बेसिक हो गया। अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मेमोरी प्राइमरी 3 टाइप का होता है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस भी किए। एक कैश मेमोरी को अलग ही काउंट किया जाता है। ठीक है, वैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस भी किया था, मतलब ड्यूरिंग यूट्यूब सेशंस। ठीक है, अब वहाँ तो हमने टॉपिक को बंद कर दिया है, टॉपिक वहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ केवल थोड़े बहुत क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो हार्ड डिस्क है, रैम है, फ्लॉपी है, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव्स है, टेप है। ठीक है, अब टेप में जो एक्सेस होता है सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। तो मेमोरी एक्सेस के 2 टेक्निक होते हैं, एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस करना, एक रैंडम एक्सेस करना। ठीक है, सीक्वेंशियल मतलब 1 by 1। अब जैसे एक डेटा है 1 2 3 4, तो एक पहले आएगा, फिर 2, फिर 3। अब 4 पे जाना है तो पहले 1 2 3 होके 4 पे जाना है। डायरेक्ट एक्सेस की कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। कब? जब ये मैग्नेटिक टेप यूज होता था डेटा सेव करने के लिए, ये ऑब्सोलेट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इजी टू कैरी, पोर्टेबल, हमारे पास बहुत सारे ड्राइव्स हैं, जैसे पेन ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं। ठीक है, और ये था उस जमाने की बात है जब डेटा स्टोरेज की कोई डिस्क नहीं हुआ करता था। मतलब मुझे याद है कि स्कूलिंग के डेज में 30 रुपीज में हमारे स्कूल में हम लोग को मिला था एक फ्लॉपी ड्राइव, और उस समय बायोस, उस समय डॉस पे काम करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम स्कूल के जो कंप्यूटर में था, जहाँ पे मैं पढ़ा था, वह डॉस होते थे। तो डॉस में बस वही कमांड लिखते थे, MKDIR, चेंज डायरेक्टरी CD। ठीक है, तो वही सारे कमांड्स उस समय पढ़ते थे, तो उसको हम सेव करते थे इस पे फ्लॉपी डिस्क में। तो फ्लॉपी डिस्क बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा को होल्ड करता है। CD DVD, ठीक है, ये भी आज के टाइम में ऑब्सोलेट हो गया। ठीक है, तो CD DVD क्या है? ये एक ऑप्टिकल डिस्क है, रोम, रैम एंड हार्ड डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश मेमोरी की बात हम लोग धीरे धीरे करेंगे। अब यहाँ देखिए कैश मेमोरी क्या है। आज क्वेश्चंस भी बहुत है। ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत प्रैक्टिस करना है। कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द CPU। सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द CPU। CPU की स्पीड को क्या करता है? CPU की स्पीड को इनहांस करता है, इनहांसेस द स्पीड ऑफ CPU। इसका रीजन ये है कि फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को क्या करता है? फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को
कैश मेमोरी में स्टोर करता है। मतलब कुछ किसी डेटा का जो बार बार यूज हो रहा हो तो उसको क्या करेगा, सीपीयू कैश मेमोरी में रखता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो जाए। यहां पर देखेंगे एक बफर के तौर पे यूज होता है। बफर का मतलब ही होता है टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना। बफर का मतलब ही क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा। ठीक है, और टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि सीपीयू एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा लॉन्ग टर्म तो उसको रखना नहीं है। इनपुट लिया, कमांड लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट दिया, फिर आउटपुट क्या हुआ उसको लॉन्ग टर्म स्टोर करना है, तो सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। मतलब ये किसके किसके बीच काम करता है, यहां पर देखिए रैम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, और यहां पर हो गया कैश, और यहां पर हो गया सीपीयू। अब कल आप लोगों ने रजिस्टर के बारे में पढ़ा था, तो रजिस्टर इज समथिंग कि सीपीयू विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो रजिस्टर हो गया एक तरीके से, आपको समझना है कि सीपीयू डेटा को एक्सेस जरूर करता है, लेकिन कौन से डेटा को, जो फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल है, कि बार बार यहां रैम में ना जाना पड़े, तो वैसे डेटा को यहां पर क्या कर रहा है, सेव कर लेता है। बट सीपीयू जो भी काम करेगा विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के बिना नहीं होगा। इसका हेल्प केवल किस लिए लिया जा रहा है, डेटा इनपुट आउटपुट को लेने के लिए। बट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन यूटिलाइज किया जाएगा सीपीयू के द्वारा, ये क्या हो गया, रजिस्टर्स हो गया। मतलब प्रोसेसर का ये अंदर का पार्ट कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू के साथ क्या रहता है, आपका रजिस्टर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन से दोनों चीजें क्लैरिफाई हो ही जाता है, वैसे यहां भी क्लियर हो गया। It is used to hold those part of data and program which are most frequently used by the CPU. CPU के द्वारा frequently जो use data होता है उसे स्टोर करता है। ठीक है, और रजिस्टर क्या है, रजिस्टर हर वो डेटा जो प्रोसेस के लिए प्रोसेस होगा ही रजिस्टर के हेल्प से। विदाउट रजिस्टर चाहे वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हो या ना हो, डेटा जब वो प्रोसेस हो रहा है तो विद हेल्प ऑफ रजिस्टर होगा। इंस्ट्रक्शन से लेके इनपुट आउटपुट से लेके हर काम के लिए एक स्पेसिफिक रजिस्टर है। ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर हो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो, या एक्यूमुलेटर हो, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो, तो ये सारे रजिस्टर्स यहाँ पर यूजफुल होते हैं। द पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्क टू कैश मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन एक्सेस। ये जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरा कंप्यूटर का मैनेजर है एक तरीके से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डेटा एंड प्रोग्राम्स का कुछ हिस्सा जो फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज होने वाला है उसको क्या करता है, डिस्क से, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज से ट्रांसफर कर देता है। कहां पे, कैश में ट्रांसफर कर देता है। तो ये काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेज क्या है इसका, कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। ठीक है, ये फास्टेस्ट नहीं है, हाई स्पीड है। फास्टेस्ट में हायरार्की में तो रजिस्टर ऊपर आएगा, इससे ऊपर आएगा रजिस्टर। ठीक है, कहीं भी अगर रजिस्टर ऑप्शन में रहे तो रजिस्टर ही होगा, ना रहे तो कैश होगा, क्योंकि जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी में से आप चूज करेंगे ना। तो कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, रैम से भी ज्यादा फास्ट होता है कैश मेमोरी। ठीक है, इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम। लेस एक्सेस टाइम मतलब कंपेयर टू मेन मेमोरी, क्योंकि ये मेन मेमोरी से भी ज्यादा पास रहता है प्रोसेसर के, और प्रोसेसर उसे रैंडमली फ्रीक्वेंटली क्या करता है, एक्सेस करता है। तो इसलिए यहां पर एक्सेस टाइम रैम से भी कम लगता है कैश मेमोरी में। ठीक है, और इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एंड इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्परेरी यूज। ये वही सारी बातें हैं जो ऑलरेडी आपको क्लियर है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर माइक्रो प्रोसेसर जो है डेटा को प्रोसेस उसे करना ही करना है, तो सबसे पहले वो कैश मेमोरी में देखता है। अगर वो वहां पर देखता है कि अगर डेटा है तो फिर क्या करता है, वहीं से प्रोसेस शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, मेन मेमोरी की तरफ जाता है।
अब हम देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के बारे में, मतलब मेन मेमोरी के बारे में। ठीक है, मेन मेमोरी के बारे में मैं एक बार आप लोगों को ये चेक करने के लिए कि आवाज क्लियर है, क्या कोई दिक्कत है, तो उसको जानने के लिए मैं थोड़ा आप लोगों को इनेबल कर रहा हूं। ठीक है, अभी तक सब कुछ क्लियर है? बताइए। ओके, ऑल क्लियर? क्लियर है, साउंड क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल फाइन। ओके, हाँ ठीक है, फिर रहने दीजिए, हो गया, समझ गया। अब थोड़ा सा इसको, क्योंकि होता क्या है ना कि इसको एक टाइम दिया जाएगा लास्ट में। ठीक है, डाउट्स, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ एनालिसिस आता है। ठीक है, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम उसको हो सकता है कि यहाँ पे नहीं डिस्कस किए, बट क्वेश्चंस में वो क्या होता है, डिस्कस हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमरी मेमोरी होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। कंप्यूटर काम कर रहा है जिसके ऊपर, वो डेटा और इंस्ट्रक्शन प्राइमरी मेमोरी में होता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, ये बचपन वाला सवाल है, आप लोग जानते ही हैं। इसकी कैपेसिटी क्या है, बहुत ही लिमिटेड है, और डेटा जैसे ही पावर ऑफ होगा डेटा लॉस्ट हो जाता है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट रैम, क्योंकि रैम के बारे के रोम तो एक अलग चीज ही हो गया, जिसके बारे में हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ रहे हैं, अभी ही पढ़ेंगे। तो रैम जब प्राइमरी मेमोरी कहा जाए, मतलब रैम के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, तो इट जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब ये किससे मिलके बना होता है, अब इसको इग्नोर नहीं करना है, यही बातें आपके एग्जाम में आ जाएंगी तो बड़ा मुश्किल खड़ा कर देगा। ये किससे मिलके बना होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलकर के बना होता है प्राइमरी मेमोरी, रैम। ठीक है, दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। तो रजिस्टर तो फास्टेस्ट मेमोरी लोकेशन है ही, तो यहां पर समझना है कि दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। रजिस्टर के बराबर ना तो कैश होता है और ना ही मेन मेमोरी होता है। ठीक है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। ठीक है, अब जो भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि कैसे प्रोसेस का शेड्यूलिंग होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हर चीज को एकदम खिचड़ी बनाया जाए। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल आप ये समझिए कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को यहां पर मेन मेमोरी में लाया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में तब जाकर के ये प्रोसेस होता है। ठीक है, और इट डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरी, रैम रोम। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे रैम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक शब्द का मतलब क्या होता है, स्टैटिक शब्द का मतलब होता है ऐसा कोई डेटा जो जल्दी चेंज ना होता हो या जल्दी इरेज ना होता हो। तो द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। इस मेमोरी में क्या होता है, जब तक पावर सप्लाई होगा तब तक क्या होगा, अपने डेटा को रिटेन करता है। ठीक है, और पावर जैसे जैसे डाउन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, डेटा लॉस हो जाएगा। एंड इसमें डायनामिक रैम में और स्टैटिक रैम में एक फर्क है, वो यहां पर है। स्टैटिक रैम नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसको बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है। स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिफ्रेश करना मतलब क्या, डेटा को रिटेन करने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, रैम में। तो डायनामिक रैम में क्या है, इसको कॉन्टिन्यूअसली रिफ्रेश किया जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा। ठीक है, और ये कैसे होता है रिफ्रेश, यहां पर एक रिफ्रेश सर्किट यूज होता है। ठीक है, रैम में क्या यूज होता है, रैम को एक रिफ्रेश सर्किट से अटैच किया जाता है। आप ऐसे इस तरीके से समझिए, रिफ्रेश सर्किट क्या करता है, डेटा को रीराइट करता है सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में डेटा को ये क्या करता है, मतलब कई 100 बार डेटा को रिफ्रेश करता है। ठीक है, रीराइट करता है। रिफ्रेश करना मतलब क्या, यहां पे रीराइट करना, सो दैट डेटा जो है लॉस्ट ना हो। डायनेमिक रैम इज यूज्ड फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज इट्स चीप एंड, मतलब ये जो होता है
ये चीप और स्मॉल, मतलब छोटा होता है और स्मॉल होता है। तो डायनेमिक मेमोरी का जो है यूज डायनेमिक रैम का स्टैटिक रैम के बजाय ज्यादा होता है। अब यहाँ पर समझते हैं मास्क्ड रोम। दरअसल रोम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मास्क क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। रोम में जो प्री प्रोग्राम्ड डेटा है, प्री प्रोग्राम्ड डेटा मतलब जैसे वॉशिंग मशीन है तो उसमें प्री प्रोग्राम्ड है कि हाँ उसको ऑन करना है, ठीक है। फिर उसमें कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटीज हैं, ठीक है। लिमिटेड फंक्शनैलिटीज अगर किसी सिस्टम में होते हैं उसे एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। तो एम्बेडेड सिस्टम में क्या लिमिटेड फंक्शनैलिटीज है और ऐसे में वहां पर कुछ प्रोग्राम को, कुछ इंस्ट्रक्शंस को इंस्टॉल कर देना है जो मॉडिफाइबल नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, जिसको मॉडिफाई नहीं किया जाता, आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, जो फीचर है वही रहेगा, ठीक है। वो चाहे खराब भी हो जाए वो रीप्रोग्राम नहीं होगा, सीधा वो चेंज ही होगा, ठीक है। सीधा आपसे कहेगा कि नहीं मदरबोर्ड इसका खराब हो गया है, चेंज करना पड़ेगा। तो the very first ROM were hardwired device that contained pre-programmed set of data और instructions। तो ROM pre-programmed data और instruction को ही होल्ड करता है, जो केवल रीड किया जाता है किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा, मतलब हार्डवेयर के द्वारा। These kind of ROM are known as masked ROM which are inexpensive, मतलब जो ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। अब यहां समझना है मास्क्ड रोम का मतलब क्या है, वन टाइम प्रोग्राम्ड। मास्क्ड शब्द का मतलब क्या हुआ, वन टाइम प्रोग्राम। तो वन टाइम प्रोग्राम्ड मतलब जो जिसमें प्री डिटरमाइंड क्या है, प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ टास्क है, प्री डिटरमाइंड डेटा को स्टोर करना है, तो ये रोम है और रोम को ही मास्क्ड रोम कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ टेक्नोलॉजी इसके आ गए धीरे धीरे करके, जैसे एक है प्रोग्राम्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड दिस इज नॉट इरेजेबल। तो रोम का जो पहला टाइप है ये क्या है, वही जो हम लोग पढ़े कि मास्क्ड रोम इज नथिंग बट वही क्या है, प्रोम है। तो प्रोम क्या है, इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इट इज नॉट इरेजेबल, मतलब कभी भी इसके डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता, ऐसे रोम को ही प्रोम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ई प्रोम। अब ई प्रोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो डेटा यहां पर इरेजेबल तो है बट वो एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। इरेज कैसे होगा, इसको इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज आप जानते ही हैं क्या है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट तक समय लगता है अल्ट्रा वायलेट लाइट से इसको इरेज किया जा सकता है, एक्सपोज किया जाएगा मतलब जो रोम है। तो इस प्रकार के रोम को कहा जाता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर वो इरेज हो गया तो फिर वो प्रोग्राम्ड हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर हो गया कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज से इरेज होगा, बट ये जो ई प्रोम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। तो इट कैन बी इरेज्ड एज वेल एज रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स, लगभग 10,000 बार भी इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है, डेटा को इरेज किया जा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन ये कैसे इरेज होगा, ये इरेज होगा मतलब ये इलेक्ट्रिकली ही इरेज हो सकता है, जो होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार के रेज का यूज नहीं किया जाता है, ये इलेक्ट्रिकली ही इरेज हो सकते हैं, ठीक है। इवन एक बात और है कि इन ई प्रोम एनी लोकेशन कैन बी सेलेक्टिवली इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड, मतलब ई प्रोम का अगर कुछ डेटा को यहाँ पे मान लीजिए कि एक बेसिक फीचर यहाँ पर सेव है, केवल यहाँ पर बहुत सारा फीचर है, अगर चाहते हैं कि नहीं केवल इसी को इरेज करना है तो केवल यही इरेज करके यहीं पर दूसरा रीप्रोग्राम हो जाएगा, मतलब दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये है ई प्रोम, ठीक है। अब आप देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो
एक चीज और है जो एक चीज यहां पर और ऐड ऑन करना है आपके लिए रैम में, ठीक है। रैम की टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ी हैं, अब जाकर के अब DDR2 रैम आ चुका है, ठीक है। DDR3 रैम एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये क्या है, रैम की ये स्पीड जो है इंक्रीज कर गई इसमें, ठीक है। रैम की स्पीड इंक्रीज कर गई, तो DDR2 रैम, DDR3 रैम, यहाँ पर DDR का मतलब ये होता है डबल डेटा रेट। DDR का मतलब क्या है, डबल डेटा रेट इज नोन एज DDR, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो DDR इज डबल डेटा रेट, एंड इसमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया। किसमें, रैम के टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया। तो DDR रैम अगर लिखा रहे, DDR1 हमने कहा, DDR रैम भी लिखा रहे, DDR रैम मतलब डबल डेटा रेट को संबोधित कर रहा है। तो DDR2, DDR3 एंड सो ऑन, ये टेक्नोलॉजी आ गई इसमें, ठीक है, जिसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड जो है जैसे जैसे बढ़ती गई। जैसे DDR3 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर डेटा ट्रांसफर की स्पीड जो है वो 800 मेगाहर्ट्ज से लेके 1600 मेगाहर्ट्ज इसकी जो डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है, ठीक है, क्लॉक रेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, क्लॉक रेट 800 मेगाहर्ट्ज से 1600 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 1600 मेगाहर्ट्ज इसका स्पीड है, ठीक है। बस इतना, इसको DDR वाले टर्म को याद रखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी होता है, और इसी को एक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, और इट इज नॉन वोलाटाइल, मतलब परमानेंट डेटा को रिटेन करता है, इसलिए नॉन वोलाटाइल है। मेन मेमोरी से स्लो होता है, मतलब रीड राइट, डेटा को ट्रांसफर करना, डेटा को रीड राइट करना, ये मेन मेमोरी के कंपेयर में क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। डेटा को स्टोर करना हो परमानेंटली, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इसका यूज किया जाता है, ठीक है। CPU डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस these memories, instead they are accessed via input output routines, मतलब इनपुट आउटपुट के माध्यम से ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, आपको याद है, कल हमने क्या पढ़ा था, DMA कंट्रोलर यूज होता है ऐसे संदर्भ में कि डेटा जो है CPU के इंटरप्शन के बिना ही डेटा ट्रांसफर हो सके, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, DMA कंट्रोलर यूज होता है। मतलब वो तो हो गया कि DMA कंट्रोलर यूज से ये काम हो सकता है कि डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है विदाउट द इंटरप्शन ऑफ CPU, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस डायरेक्टली डेटा को यहाँ पर रीड राइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए, द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू द मेन मेमोरी एंड देन द CPU कैन एक्सेस इट। सेकेंडरी मेमोरी से वो कहाँ जाएगा, हाँ, एक चीज और समझना है कि CPU के एक्सेस के लिए क्या होगा, इसको डेटा को मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है, ये बात आप जानते भी होंगे, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क है, CD-ROM है, ठीक है, DVD है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड वाली मेमोरी। एक होता है CD-RW होता है, मतलब री राइटेबल। तो ये हालांकि, या DVD में भी RW का मतलब री राइटेबल होगा, हालांकि ये टेक्नोलॉजी इतनी ठीक नहीं थी, करीब 10-15 साल पहले इसकी यूजेस होते थे, 10 साल पहले भी, तो री राइट तो होता था, बट 1 to 2 टाइम्स उसके बाद कुछ ना कुछ इसके जो होते थे एरिया, क्योंकि ये पूरा जो DVD है या CD है, ये नंबर ऑफ ट्रैक्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जो ये होता है ऑर्बिट के जैसा, ये है ट्रैक्स, ठीक है, और ईच ट्रैक इट इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। ये जो हो गया, ये सेक्टर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सेक्टर्स। तो इंटायर मेमोरी जो है, इंटायर स्पेस इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो एक्चुअल डेटा जो स्टोर होता है वो इस सेक्टर वाइज होता है। एक्चुअल डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, सेक्टर वाइज यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर
अगर आप देखेंगे तो पुराने लैपटॉप्स में आते थे आपके कॉम्पैक्ट डिस्क का जब यूज होता था तो उसके रीड राइट हेड जो होता है, रीड राइट हेड ऐसे बना होता था, ठीक है, अभी भी है। तो रीड राइट हेड क्या करता था, इसको सीडी जो प्लेयर है, डीवीडी प्लेयर्स है, तो रीड राइट हेड होता था जो डेटा को एक्चुअल रूप से रीड करता था। तो ऐसे में ये क्या होता था, ये घूमता था और जो डेटा यहाँ से एक्सेस करना है, डिजायर्ड डेटा, तो डिजायर्ड डेटा यहाँ पर स्टोर है, तो ये क्या होता था, वहां पर डिजायर्ड डेटा के पास पहुंचता था, तब जाकर के डेटा एक्सेस होता था। ठीक है, ये समझ गए। तो यहाँ पर इसको हम एक्सेस टाइम भी कहते थे या सीक टाइम भी कहते थे, ठीक है, एक्सेस टाइम या सीक टाइम। अब यहां पर आप देखेंगे जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स है और एसएसडी है, इसके डिफरेंसेस के माध्यम से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये जो है एक्चुअल रूप से कन्वीनियंट और सेफ और यूजफुल जो ड्राइव्स है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को यहां पर स्टोर किया जा सकता है, इसलिए अगर आप देखें पर जीबी या पर एमबी डेटा स्टोरेज जो है सबसे सस्ता इसमें होता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है कंसिस्ट ऑफ मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स, जैसे आर्म होता है इसमें लगा होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क में क्या यूज होता है, आर्म यूज होता है। और हार्ड डिस्क इज इनएक्सपेंसिव, मतलब थोड़ा सस्ता होता है कंपेरेटिवली एसएसडी के, और हार्ड डिस्क इज कंपेरेटिवली लार्जर एंड स्लोअर देन एसएसडी, थोड़ा स्पीड भी स्लो होता है इसका। एसएसडी में क्या है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स यहां पर यूज हो रहा है, आईसी यूज हो रहा है, तो जब आईसी यूज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। और जैसे अगर 1 टेराबाइट आप लेने जाएं तो हो सकता है कि 4000 5000 में मिले। ठीक है, एसएसडी कॉम्पैक्ट साइज में भी है और फास्ट में भी है, तो ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। ठीक है, अब एक चीज यूज होता है जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जैसे ऐसे सिस्टम्स जहां पर आप ये देखेंगे जो हमारे सिस्टम्स में पिक्चर्स और वीडियोस जो क्रिएट किए जाते हैं सिस्टम में, उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स कहा जाता है, वो आपको पता ही है। तो ग्राफिक्स के ऑपरेशंस के लिए जो भी पिक्चर और इमेजेस हम जो देखते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल डिवाइसेस, उसको जीपीयू के थ्रू प्रोसेस होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू उसे प्रोसेस किया जाता है, जो जीपीयू हमारे सीपीयू के साथ ही लगा रहता है। ठीक है, तो जीपीयू के बारे में इतना ही समझना है कि ग्राफिक्स डेटा को प्रोसेस किया जाता है किसके द्वारा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, जीपीयू के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, लेकिन बिफोर दैट आप लोगों से थोड़े से मैं देख लो इसके संदर्भ में। अब इसमें सीडी डीवीडी में एज सच तो कुछ पॉइंट है नहीं जो आपको बताया जाए, बाकी अगर कुछ बताने लायक है तो ट्रैक सेक्टर था जो हमने बता दिया। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं आपको हार्ड डिस्क में कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं किसके बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में और डिटेल में। जैसा हमने कहा कि जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क इज मेड ऑफ प्लेटर्स। किससे मिलकर बना हुआ है, प्लेटर से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और उसमें प्लेटर्स को होल्ड करने के लिए स्पिंडल यूज होता है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल। स्पिंडल क्या करता है, प्लेटर्स को होल्ड करता है, क्योंकि देयर आर मेनी प्लेटर्स यूज्ड इन द हार्ड डिस्क। तो स्पिंडल प्लेटर्स एक्चुअल रूप से डेटा स्टोर होता है। प्लेटर्स
क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर डेटा। प्लेटर के पास, क्योंकि ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक प्लेटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक होते हैं। और जब मैग्नेटिक होते हैं तो इनके पास, इनका एक फीचर होता है डेटा को स्टोर करना। तो कैसे याद रखना है इसको? स्पिंडल दैट होल्ड प्लेटर्स, एंड प्लेटर्स के एबिलिटी क्या होते हैं? डेटा को होल्ड करना। और ये क्या है? एक मैग्नेटिक जो है डिवाइस है, कंपोनेंट है, दैट होल्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। और देयर आर सेवरल प्लेटर्स आर यूज्ड। सो क्या होता है इसके जो 1 टेराबाइट कैपेसिटी बन जाता है, या 2 टेराबाइट एंड सो ऑन। लेकिन एक बात आप समझिए, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो होता है ये टेराबाइट में होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बहुत ज्यादा डेटा स्टोर हो रहा है, तो वहां पर ये सारे स्टोरेज जो है कम पड़ जाएंगे। मतलब अगर संख्या उनकी एक हो तो वैसे में हमने कभी डिस्कस किया हुआ था यूट्यूब पे, एक टेक्नोलॉजी यूज होता है रेड। तो रेड टेक्नोलॉजी का पहले तो फुल फॉर्म समझिए, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क है। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, यहां पर डिस्क का मतलब क्या है? हार्ड डिस्क से मतलब है, ठीक है, या सॉलिड स्टेट ड्राइव से मतलब है। और एरे का मतलब बेसिक आप शब्दावली में भी जाने तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग विच इज सिमिलर टाइप, विच इज ऑफ सिमिलर टाइप। मतलब किसी चीज का कलेक्शन जो एक ही टाइप का हो। तो यहां पर एक ही टाइप के डिस्क को, इंडिपेंडेंट डिस्क को एक साथ कनेक्ट करने की टेक्नोलॉजी है। तो ये क्या हो गया? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर so many disks are combined to form large amount of space, ठीक है, and it can be used by servers। तो ऐसे इतना बड़ा स्पेस की नीड कहां पर है? सर्वर को इतने बड़े स्पेस की नीड है। सर्वर मतलब जैसे वो फेसबुक का सर्वर हो या बीपीएससी का सर्वर हो, ठीक है, तो उसको चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस सर्वर। अब जो टाइम है, दौर है, या वेब इंटरनेट के इन्वेंशन से जो टाइम आया, उसमें डेटा को लोकल मशीन पर सेव करना इतना ज्यादा नीड नहीं है। जैसे लोकल मशीन पे हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह स्टोर कर लेते हैं, जो लोग हार्ड डिस्क के काम चल गया, या एक से काम नहीं चला, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लिया एंड ऑल, ठीक है। बट सर्वर को क्या चाहिए कि एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना, लार्ज स्पेस, जो लॉन्ग टर्म डेटा रिटर्न करे। अब मान लीजिए आपने फेसबुक पे फोटो डाल दिया गूगल ड्राइव पे, आपने इसलिए डाला कि सेफ रहेगा, मतलब आप अपने पास से ज्यादा वहां पे सेफ महसूस कर रहे हैं, तो आपने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो आपकी इच्छाएं क्या है कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर भी रहे, ठीक है। मतलब सिक्योर का मतलब क्या होता है इंडिया में कि कोई डाउनलोड भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योर मतलब हमने डाल दिया फेसबुक पे, सिक्योर रखना होता तो हम फेसबुक पे ना डालते। दूसरी चीज, अगर वो सर्वर पे है तो एक्सेसिबल है, ठीक है। तो यहां पर हम अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं, उसे अपलोड करते हैं। तो अगर ये स्पेस, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस जो क्रिएट हुआ, और ये लोकेटेड एट रिमोट स्पेस, तो हम इसी चीज को क्लाउड कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी चीज को हम क्या कर देते हैं? क्लाउड। तो क्लाउड इज अ क्या? क्लाउड इज अ स्टोरेज एरिया। क्लाउड क्या है? क्लाउड है स्टोरेज एरिया लोकेटेड एट रिमोट प्लेस। क्लाउड क्या है? स्टोरेज एरिया लोकेटेड एट रिमोट प्लेस, एंड दैट कैन बी एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट, ठीक है। दैट कैन बी
एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट। जो इंटरनेट से क्या है, एक्सेसिबल है। तो क्लाउड शब्द का मतलब समझ गए आप। जब क्लाउड आप समझ गए तो एक शब्द और आपको यहां पर मैं समझा दूंगा, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, वो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक्सेसिंग द क्लाउड, अपलोडिंग डेटा ऑनटू द क्लाउड एंड डाउनलोडिंग डेटा फ्रॉम द क्लाउड। ठीक है, क्लाउड पर डेटा को अपलोड करना या डेटा को क्लाउड से डाउनलोड करना। ठीक है, अपलोड डाउनलोड डेटा टू द क्लाउड और फ्रॉम द क्लाउड। ठीक है, टू एंड फ्रॉम द क्लाउड इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ में आ गया आपको ये सब चीजें? एक बार मुझे बताइए, मैं आपको बोलने की स्वतंत्रता देता हूं, राइट टू स्पीच। अब ऐसा होगा कि अगर ना कुछ आए तो शर्म से मत बोलिएगा, क्योंकि सब यस लिख रहे हैं, मैं प्राइवेट कर देता हूं। अगर कोई प्राइवेट कुछ कहना चाहता है वो कह सकता है। ठीक है, वीडियो क्वालिटी फंस रहा है। संजय दोबारा से रिज्वाइन करिए। प्रोवाइड नोट्स, एक सेकंड, हम उसी पे ध्यान दे रहे हैं जहां पे कोई समस्या वाला बात आ रहा है। सर थोड़े अच्छे से समझा दीजिए। अरे हम तो अच्छे से ही समझा रहे हैं, आपको नहीं आया समझ में तो आप कहिए, हम दोबारा समझा देंगे। एक सेकंड। अच्छा, स्लाइड को थोड़ा देर के लिए छोड़ दें। अच्छा देख लिए, छोड़ दिए। अब इसका सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेमोरी हायरार्की एंड ऑल, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस की चिंता क्यों कर रहे हैं आप लोग? हो गया, तो चलिए इसको मिलेगा। क्लाउड को देखिए, फिलहाल आपको क्लाउड के बारे में इतना ही समझना है कि, चलिए मैं क्लोज करता हूं। मैं समझ गया आपके डाउट समझ लिया। ठीक है, मैं अब मैं उसके अकॉर्डिंग में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, हाँ ठीक है। पूनम का मैसेज देखा कि नहीं देखा, पहले तो ये देखें हम, तो पूनम नाराज हो जाएंगी। एक सेकंड। कोई ना, दिख नहीं रहा, मैं देख लेता हूं आपका भी मैसेज। तो यहां तक हो गया। अब यहां पर सवाल एक दो आए थे कि सर एक बार फास्ट में स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम बता दीजिए। तो फास्ट में मैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम बता देता हूं। एक और स्लाइड ऐड किया। ठीक है,
स्टैटिक रैम, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है कि स्टैटिक रैम कंपैरेटिवली जो होता है डायनामिक रैम से ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। एक बात तो यहाँ पर याद रखना है कि स्टैटिक रैम क्या करता है, ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है किसके कंपैरिजन में, डायनामिक रैम के कंपैरिजन में। और इसका यूज जो होता है ना कैश में किया जाता है। कैश कहने का मतलब इसको कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है। इसको एक पॉइंट तो याद रखना है कि कांस्टेंट पावर सप्लाई टू रिटेन डेटा, ठीक है। दूसरा एक्सपेंसिव, ठीक है। तीसरा इसका यूज किया जाता है कैश में। जो कैश मेमोरी जो फॉर्म होता है, तो कैश मेमोरी अपने आप में कुछ नहीं है, कैश मेमोरी को भी बनाने में स्टैटिक रैम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कैश मेमोरी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक इसका बेनिफिट ये है कि बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि कांस्टेंट पावर सप्लाई होता है, तो बार बार इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसका यूज़ कैश के साथ साथ वीडियो कार्ड मेमोरी में भी किया जाता है, ठीक है। वीडियो कार्ड मेमोरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये होता है फास्टर देन रैम, फास्टर देन रैम, रैम से ये फास्ट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ड्यू टू एक्सपेंसिव, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये काम अगर डायनेमिक रैम कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिमेरिट थोड़ा सा है, जो एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। टेक्निकल इसका जो है डिफ़िकल्टी है वो टेक्निकल है, ठीक है। तो डायनेमिक रैम है वो डी रैम है, एंड इसमें जो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन उसको स्टोर किया जाता है, उसमें यूज होता है कैपेसिटर, ठीक है। इसमें कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है टू होल्ड डेटा, और इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश किया जाता है, मतलब रिफ्रेश सेवरल टाइम टू रिटेन डेटा। इट रिक्वायर टू रिफ्रेश सेवरल टाइम टू रिटेन डेटा। डेटा को रिटेन करने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसको रिफ्रेश किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स दे करके, ठीक है, मिली सेकेंड्स पे, कुछ मिली सेकेंड्स पे, जो इसको चार्ज रखने में और डेटा को होल्ड करने में मदद करता है, ठीक है। इतना चीज अगर आप याद रखते हैं तो ये मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। अब हम लोग चलेंगे किस पे, सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स पे। तो अब आप लोग फोकस करेंगे इस पार्टिकुलर टॉपिक पे, फिर हम लोग को क्वेश्चंस भी करना है। तो कंप्यूटर मेमोरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में दो प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। एक सॉफ्टवेयर कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं यहीं पे बता देता हूं, ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको कंसाइज मैनर में नोट्स के रूप में मिल जाता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन। जो सिस्टम को के लिए यूजफुल है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम यूज करता है इन ऑर्डर टू मैनेज द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यूजर के साथ इंटरेक्ट होने के लिए, तो वो तमाम चीज सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा, ठीक है, जो सिस्टम को हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब एक बात समझिए, कंप्यूटर एक डिवाइस है, यूजर के डेटा को नहीं समझता है, ये प्रॉब्लम यूजर की नहीं है ना, ये कंप्यूटर की है, ठीक है। उस लेवल पे कंप्यूटर नहीं पहुंचा। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, यहां पर कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक हार्डवेयर इंटरफेस यूज हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या यूज हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, मान लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं या असेंबली लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते थे जो सेकेंड जनरेशन के टाइम होता था, तो जो जैसे कमांड दिया जाता था असेंबली लेवल लैंग्वेज के निमोनिक्स, ठीक है। तो निमोनिक्स हो या हाई लेवल प्रोग्राम्स हो, इन सबको ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे कंपाइलर यूज हो रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इस तीनों को थोड़ा मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, इसी में लास्ट में लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम्स इनटू लो लेवल प्रोग्राम्स। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम्स इनटू लो लेवल प्रोग्राम्स बट वन लाइन एट अ टाइम, ठीक है। तो यहां पर क्या करता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर बोथ आर द ट्रांसलेटर प्रोग्राम, बट यहां पर कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर रहा है, बट ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर रहा है। असेंबलर क्या कर रहा है, असेंबली लेवल प्रोग्राम्स को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। और असेंबली लेवल प्रोग्राम्स क्या होता है, जो विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स लिखा जाता है, विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए हेल्पफुल है, मतलब यूजर के लिए कंप्यूटर को और भी कन्वीनियंट बनाता है और भी यूजफुल बनाता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो टाइप का होता है, एक होता है डेस्कटॉप बेस्ड, ठीक है। एक क्या होता है, डेस्कटॉप बेस्ड होता है, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग भी आपके मशीन पे हो रहा है और डेटा स्टोर भी आपके लोकल मशीन पे हो रहा है। जैसे हम लोग MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने कुछ भी किया, टाइप किया, लिखा, अपना फाइल सेव कर दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या हुआ, एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हुआ। MS ऑफिस क्या हुआ, एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज आप देखें जैसे फोटोशॉप है, तो ये तमाम चीज क्या हो गया, ये डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। और एक एप्लीकेशन जिसका एक्चुअल पार्ट जो है सर्वर मशीन पे है, जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यूज होता है, तो यहां पर उसे वेब एप्लीकेशन कहा जाता है। वेब एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन हो गया जो वेब एप्लीकेशन हो गया। तो वेब एप्लीकेशन किस मॉडल पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, सपोज आप लोग क्लास ज्वाइन किए, तो क्लास आप किससे ज्वाइन किए, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से ज्वाइन किए, ठीक है। क्लास आप कैसे ज्वाइन किए, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से। तो ये एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, आपने इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया, यही है ना। मतलब इंस्टॉल कहने का मतलब ऐप तो इंस्टॉल है ही, आप कहिएगा स्टैंड अलोन है, बट डेटा एक्चुअल रूप से एक्सेस कहां से हो रहा है, डेटा सर्वर से हो रहा है। मतलब क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं और से ये डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं। तो ये ऐसे एप्लीकेशंस हो गए, जैसे ई कॉमर्स के वेबसाइट्स हो गए या सोशल मीडिया साइट्स हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक चला रहे हैं, तो फेसबुक हम क्या कर रहे हैं, ऐप तो वो एक ब्राउजर के तौर पे काम कर रहा है, जस्ट ऑल एक कस्टमाइज्ड जो है एक सिस्टम है, अदरवाइज वो कुछ नहीं है। मेन चीज क्या है, फेसबुक का एप्लीकेशन जो कैलिफोर्निया में, मतलब अमेरिका में है, जिसे हम एक्सेस कर रहे हैं। तो सर्वर को एक्सेस क्लाइंट मशीन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फेज आप समझते हैं। तो यहां पर एक्चुअल रूप से एप्लीकेशन यहां पर है, वेब एप्लीकेशन कहां पे है, यहां पर है। तो यहां पर इसका दो पार्ट हो गया, एक हो गया फ्रंट एंड, एक हो गया बैक एंड। तो फ्रंट एंड क्या हुआ, क्लाइंट मशीन केवल इंटरेक्ट हो रहा है किससे, उसके इंटरफेस से, ठीक है, और इंटरेक्ट कर रहा है, बट एक्चुअल रूप से क्या है, सारा सिस्टम सर्वर पे काम कर रहा है। तो ऐसे एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है। इंटरनेट के रिवॉल्यूशन आज
अधिकांश एप्लीकेशन क्या वेब एप्लीकेशन है। जैसे आपको कोई फाइल कंप्रेस भी करना है तो उसका सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल होता था, लेकिन अब कोई इंस्टॉल नहीं करता, सीधा गूगल पे लिखता है और वो एप्लीकेशन ऑनलाइन ही यूज कर लेता है। तो ऐसे एप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे, वेब एप्लीकेशन। जैसे आपके ई कॉमर्स, सोशल मीडिया एंड ऑल, ठीक है, एंड इवन इंटरनेट बैंकिंग जो आप यूज कर रहे हैं, तो वो सारे चीज क्या है, वेब एप्लीकेशन के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया एप्लीकेशन, डेस्कटॉप बेस्ड एंड वेब एप्लीकेशन। इसी चीज को यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एंड यूजर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। ये जो भी काम कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर के लिए कर रहा है कि कंप्यूटर का स्पीड इनहांस हो, कंप्यूटर ज्यादा काम कर पाए और कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल किया जा सके। फॉर दैट ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इवन जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कई जगह अलग से लिखा रहता है, बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर नथिंग बट दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, अब जितने भी डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है सिस्टम में। तो ड्राइवर्स जो होते हैं वो क्या हो गए, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। एंड फर्मवेयर्स, फर्मवेयर्स मतलब जैसे बायोस के प्रोग्राम, फर्मवेयर प्रोग्राम दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, जिसे क्या कहा जाता है, फर्मवेयर कहा जाता है। मतलब प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग and it cannot be modified और डिलीटेड। इसको ना तो मॉडिफाई किया जा सकता है, ना ही डिलीट किया जा सकता है। तो ये है बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये बार बार कुछ चीजें रिपीट हो रहा है, वो होता है, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे जिनको ना पता रहे। डिवाइस ड्राइवर आप जानते ही हैं, जैसे प्रिंटर का ड्राइवर आप इंस्टॉल करते हैं, तो डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है, जैसे एंटीवायरस एंड ऑल। तो ये तमाम चीजें क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। एक टर्म जो मैंने आपको हार्ड डिस्क के दौरान या सीडी के दौरान बताया, सिक टाइम, तो उसको हार्ड डिस्क के कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ताकि आवाज़ तो आ ही रही होगी, हाँ ठीक है, साउंड इज़ गुड। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं ताकि जो नोट्स जाए आपको मिल जाए, ठीक है। sick time, time taken by hard disk controller to locate a specific data on disk। ठीक है, जो डेटा, स्पेसिफिक डेटा को लोकेट करने के लिए जो टाइम हार्ड डिस्क कंट्रोलर लेता है, उसे क्या कहा जाता है, सिक टाइम कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग था, क्योंकि एक क्वेश्चन मिस हो सकता है उसी के चलते। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स आपने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब लोग आ चुके हैं ना, बता दीजिए एक बार मुझे।
ओके, हो गया हो गया हो गया, बस कीजिए बस कीजिए, पता चल गया मुझे। यस नो में भी हमें बहुत टाइम लगा देते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जैसा हमने कहा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिजाइन इसलिए किया जाता है जो स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करता हो या पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क को। जैसे एक कंपनी है तो उसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उसको उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। एक एक सुपर मार्ट है या मतलब कोई भी रिटेल मार्ट है, उसे एक सॉफ्टवेयर चाहिए बिलिंग के पर्पज से। तो सिमिलरली देयर आर वेरियस नीड एंड वेरियस टाइप ऑफ जो है यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस जो बनाए जाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड फॉर राइटिंग एडिटिंग एंड मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑल्सो। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बस केवल एक प्रोग्राम ही है जो ये काम कर रहे हैं, जैसे एक नोटपैड है। बट कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम आप जानते हैं कि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू अकम्प्लिश अ पार्टिकुलर टास्क। ठीक है, अब ये तो बताने की नीड नहीं पड़ेगी डेफिनेशन की, तो किसी टास्क को परफॉर्म करने के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या प्रोग्राम है। और सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम इज सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर में देयर आर मल्टीपल टास्क और इसके लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर को और मल्टीपल प्रोग्राम्स इसके लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, एंड मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफन कॉल्ड सॉफ्टवेयर पैकेज भी इसे कहा जाता है, विच वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ टास्क सच एज ए स्प्रेडशीट पैकेज या वट एवर, बहुत सारा एप्लीकेशन जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल देखिए, जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर है, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर। बट यहाँ पर इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है ये क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है, क्योंकि ये कहीं और है सर्वर पे जहां से हम एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। तो इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर हो या रेलवे रिजर्वेशन एंड ऑल दीज, आजकल ये सारी चीज भी क्या है, ये सब चीज क्या वेब एप्लीकेशन के फॉर्म में ही आ गए। लेकिन एमएस ऑफिस क्या है, ये डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि ये आपके लोकल मशीन पर इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यूटिलिटी या सॉफ्टवेयर यूटिलिटी से कहेंगे, ये कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका मकसद क्या है, एनालाइज, कॉन्फ़िगर, मॉनिटर और हेल्प टू मेंटेन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के लिए हेल्पफुल है, एक कंप्यूटर को मेंटेन करने में सारी चीजों में ये मदद पहुंचा रहा है। ठीक है, जैसे अब फाइल कंप्रेशन के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, तो वो यूटिलिटी हुआ। ठीक है, और यहां पर आप ये देखेंगे, यूटिलिटी इज स्मॉलर देन अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम एंड मे बी इंक्लूडेड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टॉल्ड सेपरेटली। हो सकता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंक्लूड हो सकता है इसको अलग से इंस्टॉल किया जाए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए यूटिलिटी जाना जाता है वो है एंटीवायरस। अब एंटीवायरस बेसिकली फाइल को प्रोटेक्ट करना, फाइल मैनेजमेंट इज अ टास्क ऑफ, या फाइल सिक्योरिटी इज अ टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कायदे से देखा जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, बट यहां पर वायरस से आपके फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बचा पाएगा। वायरस से आपके फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बचा पा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, ताकि आपके वायरस को डिटेक्ट कर पाए, या कोई फाइल है उसको आप स्कैन करें तो वायरस का पता चल जाए। तो यहां पर एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी है। बैकअप क्रिएट करने के लिए बैकअप सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्रेशन यूटिलिटी है, जो फाइल के साइज को कंप्रेस कर रहा है। क्रिप्टोग्राफी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी सॉफ्टवेयर जो किसी फाइल को दूसरे फॉर्मेट में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, और ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल ना हो। तो क्रिप्टोग्राफी एक पार्टिकुलरली आर्ट भी होता है, जिसमें क्या होता है, एक ओरिजिनल फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना एंड वाइस वर्सा, सो दैट उसको ट्रांसमिट किया जाए या उसे यूज कोई ना कर पाए। ठीक है, मतलब कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए। डिस्क चेकर्स जो होता है, जैसे डिफ्रैगमेंट का, डिस्क क्लीनअप का, स्कैन डिस्क, ऑल दिस थिंग्स, ताकि डिस्क के वैसे एरिया जो
अनयूज्ड है तो उसको क्या करता है, वो रिफ्रेश करता है। उसके बाद नेटवर्क मॉनिटर्स हो या रजिस्ट्री क्लीनर्स हो, ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज यूटिलिटीज। तो खासकर देखा जाए तो ये पूरे तरीके से एक तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही क्या हुआ, एक छोटा सा हिस्सा हुआ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प कर रहा है। तो ये जो है ये क्या हो गया आपका। अब ऐसा नहीं है कि इसके बिना सिस्टम का काम नहीं चलेगा, सिस्टम का काम चलेगा, बट एक हेल्प करने के लिए एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं यूटिलिटीज। यूटिलिटी जैसे हम सामान्य चीज में क्या कहते हैं, जैसे बिजली है तो हो सकता है बिजली ना आए तो ऐसा कुछ तो होगा नहीं, बहुत कुछ होगा, क्लास नहीं चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इट्स क्लासिफिकेशन को आज हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक क्लासिफिकेशन देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। जैसे आप जानते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब हो गया जो लोएस्ट लेवल हुआ, इसे क्या कहा जाता है, इसे लो लेवल भी कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो डायरेक्टली मशीन इसको अंडरस्टैंड कर पाए और इसको चेंज उसको। मशीन लैंग्वेज क्या है, लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। जब इनिशियली मशीन बनाया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स, उसमें इसका यूज किया गया था, बाइनरी बेस्ड मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज एट इट्स लोएस्ट लेवल। तो ये लैंग्वेज है मशीन लेवल लैंग्वेज, जो 0 एंड 1 के फॉर्म में प्रोग्रामिंग होता था। बट आप मुझे बताइए कि 0 एंड 1 के फॉर्म में प्रोग्रामिंग करना कितना डिफिकल्ट है। थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। अब यहां देखिए इसके 2 पार्ट होते थे, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज के 2 पार्ट होते थे, एक होता था जैसे ऑप कोड, ठीक है, और दूसरा ऑपरेंड, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखेंगे ऑप कोड क्या होता था, फर्स्ट पार्ट होता था कमांड का, ऑपरेशन विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट फंक्शन इज टू परफॉर्म। तो ऑप कोड क्या होता था कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, वो कमांड क्या है, तो यहां पर वो ऑप कोड होता था। और दूसरा ऑपरांड, मतलब कि डेटा जिस पर ऑपरेशन करना है, मतलब जो प्रोग्राम जो टास्क परफॉर्म करना है, वो ऑपरांड होता था, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे मशीन लैंग्वेज में जो कमांड थे, ठीक है, तो यहां पर उसका फॉर्मेट ऑप कोड और ऑपरांड होता है, तो आप समझ ही गए। यहां पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। इंस्ट्रक्शंस जो होते थे वो एक होता था अर्थमेटिक, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कंट्रोल जैसे लोड, स्टोर, जंप, ये मतलब मेनली ये इंस्ट्रक्शंस होते थे, जंप, स्टोर, लोड। इनपुट आउटपुट, रीड एंड राइट, ठीक है। डायरेक्ट यूज जैसे हॉल्ट करना, स्टार्ट करना, एंड करना। तो ये जो कमांड्स थे ये मशीन लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए आपसे कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कितने प्रकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कितने टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यहाँ पर अर्थमेटिक, कंट्रोल, इनपुट आउटपुट और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। तो अर्थमेटिक क्या हो गया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कंट्रोल, लोड, स्टोर, जंप। इनपुट आउटपुट, रीड एंड राइट। डायरेक्ट, हॉल्ट, स्टार्ट एंड एंड। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे। अब जैसे थोड़ा सा कंप्यूटर आगे बढ़ा, मतलब सेकेंड जनरेशन के टाइम में 1950 के समय में, तो सिंबॉलिक और असेंबली लेवल लैंग्वेज आया। सिंबॉलिक लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या हो गया कि जो बोलचाल की भाषा यूज करते हैं उसी का एक फॉर्मेट यूज यहां पर हुआ था। और इसमें प्रोग्राम्स में सिंबल्स यूज होते थे जिसे कहा जाता था निमोनिक्स, ठीक है। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या यूज करता है, निमोनिक्स का यूज करता है। जैसे एग्जांपल, जैसे लोड करना है तो LDA, मल्टीप्लाई करना है तो MUL। तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर, स्टोर करना है तो STA, ठीक है। तो इस तरीके के निमोनिक्स यहाँ पर यूज होने लगे, किसमें, असेंबली लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में। अब यहाँ पर जब असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज हुआ तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ गई, ठीक है, कि विदाउट ट्रांसलेटर ये काम होगा नहीं, और इसलिए यहाँ पर असेंबलर यूज हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज हुआ,
असेंबलर जो असेंबली लेवल लैंग्वेज, मतलब निमोनिक्स, यहां से सवाल जब भी पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि निमोनिक्स का यूज किस लैंग्वेज में होता है, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज भी इसे कहा जाता है और ये निमोनिक्स के प्रयोग से काम करता है। और ये एक होता है 2 या 3 लेटर का एब्रिविएटेड फॉर्म होता है। जैसे हमने कहा LDA, जो कंटेंट ऑफ मेमोरी ए, जैसे LDA है तो LDA क्या करता है, LDA A, B, तो LDA क्या करेगा, लोडिंग कंटेंट ऑफ A टू द B, तो इसके लिए यूज होगा LDA। ठीक है, इसी तरीके से इसमें यूज होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे निमोनिक्स के बाद यहाँ आएंगे आपके फंक्शन ऑफ असेंबलर। असेंबलर का काम क्या है? ठीक है, असेंबलर का काम है द असेंबलर ट्रांसलेट्स द फंक्शन कोड इनटू इट्स मशीन कोड इक्विवेलेंट। असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली लेवल प्रोग्राम्स को, निमोनिक्स को मशीन इक्विवेलेंट में। ठीक है, और एड्रेस को असाइन करता है। ठीक है, और प्लेसेस ईच इंस्ट्रक्शन इन सेंट्रल मेमोरी, और उसको मेमोरी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है फॉर द एग्जीक्यूशन। तो यहां पर आपने देखा असेंबलर का काम। अब हम बात करते हैं जो आधुनिक लैंग्वेजेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज आप जानते हैं कि उसमें सर्टेन क्या होता है, रूल्स, रेगुलेशन, सिंटेक्स एंड ऑल दैट, जिसके हेल्प से प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज की जो डिसएडवांटेजेस थे, जो प्रोग्राम करना मुश्किल था, हाई लेवल लैंग्वेजेज आया। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेजेज है वो सिंबॉलिक्स में निमोनिक्स को याद करना पड़ता था, तो निमोनिक्स याद करने से बचा गया यहाँ पे, और यहाँ पर लेस टाइम, इसको प्रोग्राम करना क्या है, आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हाई लेवल लैंग्वेज पहले जैसे आपका C है, C++ है, जावा है, ठीक है, एल्गोल है, कोबोल है, बेसिक है, ये सब एग्जाम्पल है। अब आपको ये नहीं समझना है कि पुराने लैंग्वेजेज हैं तो उनको क्यों पढ़ना है, क्योंकि आएंगे तो पुराने ही, यही सब पूछा जाएगा आपसे। तो ये सारे लैंग्वेजेज हैं जो आपके क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। अब इसमें एल्गोल क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। कोबोल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और बेसिक लैंग्वेज क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एक बात ध्यान दीजिए, इन छोटे छोटे बातों पे क्यों ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम MCQ बेस्ड होना है, और ऐसे में MCQ को सोल्व करने के लिए हर छोटी छोटी बातों का जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर छोटे छोटे बातों का आपको पता होना चाहिए। सपोज हो सकता है उसके बारे में कुछ ना पूछ के एक फुल फॉर्म ही पूछ लिया, और वैसे हो सकता है आप जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, बट किसी लैंग्वेज का फुल फॉर्म ही पूछ लिया। ठीक है, तो कोबोल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब इसमें 2 ट्रांसलेटर यूज होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, एक यूज होता है असेंबलर और दूसरा यूज होता है कंपाइलर। दोनों के बारे में हम लोगों ने आज भी पढ़ा था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। असेंबलर क्या, नॉट असेंबलर, इंटरप्रेटर, बताइए असेंबलर याद आ रहा है अभी तक। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है किस में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम क्या कहलाता है, सोर्स कोड कहलाता है। क्या कहलाता है, सोर्स कोड। और यहां पर कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है, इसे कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, इसे किस में चेंज कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग, हाई लेवल से मशीन लेवल में, मतलब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है आपका कंपाइलर इंटायर प्रोग्राम एट अ टाइम। और अगर कहा जाए
कन्वर्ट लाइन बाय लाइन, सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड लाइन बाय लाइन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर आप समझ गए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे इनके बेसिस पे, जो कुछ भी थोड़ा बहुत कल पढ़ा था और आज पढ़ा था, तो मैं ओपन कर रहा हूं, आप लोग को आंसर करना है जो भी मैं आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब तो थोड़ा जल्दी करिएगा, क्वेश्चंस की संख्या भी ठीक ठाक है। ओके, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोल का फुल फॉर्म, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू इज नथिंग बट, इंटरनल मेमोरी इन सीपीयू इज नथिंग बट, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करिए, 5 मिनट में खत्म करना है। 5 मिनट में तो नहीं होगा, मतलब 10 मिनट में। इंटरनल मेमोरी इन सीपीयू इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रजिस्टर, सेट ऑफ एएलयू, माइक्रो प्रोसेसर, बस। अब माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ तो ये है ही प्रोसेसर, मतलब एएलयू कंट्रोल यूनिट को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम इसे कहते हैं। बस आपका क्या है? कॉमन वायर है, मतलब यहां पर क्या है? इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू इज अ रजिस्टर, ठीक है ना, रजिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? द डेटा ट्रांसफर इन विच डेटा ट्रांसफर इज टू बी डन क्विकली, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट इनपुट आउटपुट, मतलब प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, नन ऑफ दी अबव। क्या होगा आंसर? तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा, डीएमए, क्योंकि यहां पर डीएमए कंट्रोलर यूज होता है और डीएमए कंट्रोलर के हेल्प से डेटा ट्रांसफर होता है। तो डेटा ट्रांसफर में सीपीयू की नीड नहीं होती है, बट इसमें क्या होता है? प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में यहां पर सीपीयू की नीड पड़ती है, सीपीयू के डेटा ट्रांसफर करेगा, उसके बाद ही ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट अकर इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? देखिए, इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट्स, द कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट्स whether a data is read into or written out to the memory, whether CPU is accessing memory of input output device, whether input output device or memory is ready to transfer data, all of the above। तो आंसर क्या होगा? all of the above is right answer। कल ये क्वेश्चन मौखिक रूप से 4-5 पूछा था, बट उसका आपको पीडीएफ नहीं दिया था, तो मैंने आज बना दिया। असेंबली लेवल लैंग्वेज यूजेस हेक्स कोड, बाइनरी कोड, निमोनिक्स एंड ASCII, स्काई। असेंबली लेवल लैंग्वेज किसका यूज करता है? निमोनिक्स का यूज करता है, जो एक इंग्लिश के वर्ड्स का एब्रिविएटेड फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डेटा ट्रांसफर स्कीम विच प्रिवेंट्स द सीपीयू फ्रॉम डूइंग एनी अदर टास्क व्हाइल इट इज वेटिंग फॉर डेटा ट्रांसफर इज। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? द डेटा ट्रांसफर विच प्रिवेंट्स द सीपीयू फ्रॉम डूइंग एनी अदर टास्क व्हाइल इट इज वेटिंग फॉर डेटा ट्रांसफर। कल की क्लास जिसने किया होगा वो बिल्कुल ही सही कर दिया होगा, कल का क्लास जिसका मिसिंग है उसी का गलत हुआ होगा। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या होगा आंसर? कल ही पढ़ाया गया था ये, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, the technique that extends storage capacities of main memory beyond the actual
size of the main memory is called? The technique that extend the storage capacity of main memory. ठीक है, beyond the actual size of the main memory, beyond the actual size of the main memory. main memory क्या है? रैम का साइज है। जैसा हमने कहा कि रैम का साइज कम है, लेकिन एक ऐसा टेक्निक है जो रैम के साइज को एक्सटेंड करता है, मतलब वो सेकेंडरी मेमोरी में ही स्पेस एलोकेट कर देता है फॉर द पर्पस ऑफ द मेन मेमोरी। तो उसी को कहा जाता है वर्चुअल स्टोरेज। क्या कहा जाता है? वर्चुअल स्टोरेज कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे शब्दावली हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा इज नोन एज, इज द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस, is the ability of the device to jump directly to the requested data is known as random access। इसी को क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस कहा जाता है, इसलिए रैम कहा जाता है उसे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी को या कोई भी ऐसा हो तो उसे रैंडम एक्सेस ही कहा जाएगा। जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा इज नोन एज रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, in a microprocessor the address of the next instruction to be executed is stored in। microprocessor में address of the next instruction is to be executed is stored in। क्या होगा आंसर? प्रोग्राम काउंटर होगा। क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। तो प्रोग्राम काउंटर इज अ राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट। कल कराया गया है, ठीक है, कल कराया गया है। किसी का मिसिंग होगा, उसको दिक्कत हुआ होगा, नहीं बना होगा। द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली द इसेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑन अ माइक्रोप्रोसेसर चिप thus enhances its speed is referred to as। ये टॉपिक कल पढ़ाऊंगा मैं वैसे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ाया बट थोड़ा बहुत एक दिन यूट्यूब पे पढ़ाया था, तो आप लोग शायद आंसर कर पाएंगे, ठीक है। द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर ओनली द इसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन अ माइक्रोप्रोसेसर चिप एंड thus enhances its speed is referred as, इसको कहा जाता है रिस्क, ठीक है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? रिस्क और सिस्क है, दो ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। तो ये है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और ये है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसमें फर्क यही है कि ये केवल और केवल मान लीजिए कि अगर 100 कमांड्स यहाँ पे तो उसको ये 20 कमांड्स में ही वो काम कर लेता है, मतलब रिपीटेटिव टास्क से जुड़े हुए कमांड्स को ये क्या करता है? यूज नहीं करता। तो यहाँ पर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है RISC और ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। ये तो फुल फॉर्म तो याद ही होगा, कल टॉपिक कराना है, ठीक है, कल आपको ये टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद द टर्म डेजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू इनहांस इट्स फंक्शनैलिटी। बताइए, द टर्म डेजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू इनहांस इट्स फंक्शनैलिटी, मतलब एक इक्विपमेंट या ऐसे इक्विपमेंट जो कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं, जो कंप्यूटर के फंक्शनैलिटी को, काम को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, दैट इज पेरिफेरल डिवाइसेस। एक प्रिंटर भी पेरिफेरल डिवाइस है, एक मॉनिटर भी पेरिफेरल डिवाइस है, मींस ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पार्ट ऑफ CPU दैट एक्सेस एंड डिकोड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड कोऑर्डिनेट्स द फ्लो ऑफ डेटा अमंग वेरियस सिस्टम कंपोनेंट्स इज। द पार्ट ऑफ CPU that accesses and decodes program instructions and coordinates the flow of data among various system components is the ALU control unit, megahertz motherboard, that is control unit। क्या होगा? आंसर इज कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? what kind of memory is both static and non volatile? what kind of memory is both static and non-volatile? तो इसमें रोम जो है वो स्टैटिक भी है और नॉन वोलाटाइल है। बाकी क्या है? बायोस तो प्रोग्राम को कहा जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी डेटा को परमानेंट होल्ड ही नहीं करता, मतलब ये भी वोलाटाइल ही है। रैम भी वोलाटाइल भी। हम यहाँ पूछेगा नॉन वोलाटाइल और स्टैटिक दोनों है, तो ये हो गया आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया? ठीक है, जो डेवलप किस में किया गया था, सीडेक के द्वारा किया गया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक पुणे में है। तो सीडेक के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया, परम। सुपर कंप्यूटर होता क्या है, पावरफुल कंप्यूटर जो मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड एग्जीक्यूट भी कर सकता है, जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर यूज्ड एट सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड टर्मिनल रेस्टोरेंट etc, एक ऐसा कंप्यूटर जो सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड टर्मिनल रेस्टोरेंट्स etc इज कॉल्ड POS, डम्ब, इंटेलिजेंट या स्मार्ट? क्या होगा आंसर? इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज, अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो अनऑथोराइज एक्सेस से प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, हैकर प्रूफ प्रोग्राम या फायरवॉल या हैकर असिस्टेंस सर्वर या इंक्रिप्शन सेफ वॉल? तो इसमें यूज किया जाता है फायरवॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, डेटा को प्रोसेस करने के बाद क्या बनता है, इंफॉर्मेशन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड टू एज, the instructions that tell a computer how to carry out processing tasks are referred to as computer program, processors, input devices, memory modules. The instruction that tell a computer how to carry out processing tasks are referred to as computer programs. यही क्या, set of instructions is known as computer programs. Next है, fill in the blanks is a type of high speed memory that a processor can access more rapidly than RAM. ठीक है, type of high speed memory that a processor can access more rapidly than RAM is cache memory, magnetic storage, read only memory, solid state storage. तो आंसर इज कैश मेमोरी। ठीक है, तो अभी तक जो लगभग कराया उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको हो गया, बट आगे कल के टॉपिक्स जो होंगे वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ में इसका शेयर करता हूं, तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट वेट करेंगे हम लोग, मैं कैमरा ऑफ करूंगा 2 मिनट के लिए और आपको पीडीएफ चैट बॉक्स में ही आ जाएगा सारा पीडीएफ। पीडीएफ प्रिंट वगैरह की नीड ही क्या है, आप लोग इतना ज्यादा डेटा नहीं होता है जो प्रिंट करते हैं आप लोग। ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं होता है, आप लोग इसे पढ़िए, रियल टाइम पे काम करिए, आप प्रिंट करके रखने की जरूरत नहीं है।
हाँ वैसे मैं वाइट कर दूंगा। अब एक्चुअली क्या था ना कि मेरे बाद में ध्यान आता है थोड़ा सा, बट अभी जा रहा है पीडीएफ। रुक तो जाइए, थोड़ा टाइम लगता है ना, इसको कन्वर्ट करना है डिजिटल बोर्ड से और आप तक के तक पहुंचाना है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना। रुचिका पूछ रही है सर पाइथन और सी प्लस प्लस आपके जून जुलाई टॉपिक में नहीं है, उससे पहले हम करवा देंगे। मतलब आज का जो मैंने पढ़ा है कि आज के टॉपिक में था, अगर कोई टॉपिक पहले फिनिश हो जाएगा तो हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, हम उसमें टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो शेड्यूल जो हमने बनाया है, हमने थोड़ा इनफ टाइम लेके बनाया, आप समझ रहे हैं ना, सो दैट कि हमें समय थोड़ा एक्स्ट्रा मिल पाए। वरना जो शेड्यूल बन जाता है मैनेजमेंट के पास चला जाता है और ये उसके अकॉर्डिंग क्लास असाइंड हो गया। अगर हम कम ले ले और आपका काम पूरा ना हो, आप समझ रहे हैं ना, तो हमने पूरा पर्याप्त समय लिया है, जैसे एक एक टॉपिक को उसमें ऐड किया है, बट हमें पता है मिसलेनियस बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो पहले हम लोग करेंगे। जैसे अब 18 घंटे हमने फंडामेंटल को दिया था, हम लोग उसे 12 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। 6 घंटा हमारा बचेगा तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना। आप समझते नहीं है आप लोग, बताइए। हम अपने चालाकी से काम किए हैं कि टाइम प्रॉपर मिलेगा। क्वेश्चन 50 करवाइए, बिल्कुल कराएंगे, 50 के 100 भी कराएंगे, बट धीरे धीरे स्पीड बनेगा आगे। रिकॉर्डेड क्लास जो देखते हैं वो चिंता कर रहे हैं कि क्या सेम होता है। बस सेम होता है, जो क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूं वहीं तो रिकॉर्ड हो रहा है इस एप्लीकेशन पे, वहीं तो आप देखते हैं। अखिलेश गुप्ता कह रहे हैं चार्ट रीड नहीं करते हैं। हम काहे नहीं करते हैं अखिलेश, बताइए तो। सबका रीड करते हैं, लेकिन संख्या तो देखिए। तो चलिए, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल गया ना सभी लोगों को, बताइए। पीडीएफ डाउनलोड हो गया सबका, बताइए। पीडीएफ पिन कर दिया चैट बॉक्स में, ऊपर दिखाएगा आपको। जो हैंड रिटन भी है ना वो भी आ जाएगा उस पे। आप लोग एक नोटबुक ले लीजिए, ठीक है, या आप लोग एक नोट्स बनाइए फोल्डर, ठीक है, और डेली के क्लास के कुछ पॉइंट्स होना वो अच्छे से लिखिए। आपको कोई रिवीजन की नीड नहीं पड़ेगी, केवल लिखने मात्र से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा और एग्जाम के लिए याद भी रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो टिल एग्जाम इतना कर लेंगे कि जो अल्टीमेट एम क्या है क्वेश्चन करना, तो वो उस पे वो करते ही रहेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। नहीं आया पीडीएफ, अखिलेश कह रहे नहीं आया पीडीएफ। यहां पर पिन कर दिया है पीडीएफ। और क्लास के टाइम भी बढ़ाएंगे, 2 घंटा ही नहीं रहेगा, 3 घंटा भी करेंगे। बस 4-5 दिन रुक जाइए। मेरा जो है सब शेड्यूल है ना, हमने सबको फ्री कर दिया कि नहीं, जब तक कंप्यूटर साइंस वाला एग्जाम नहीं हो जाता तब तक
बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव अब बंद कर दिए हमारा क्लास, यूट्यूब पे भी चलता था, वो भी बंद कर दिए। जो उसके लिए चलता था एसडीएम बीडीओ सीओ के लिए, वो सब बंद कर दिए हैं क्लास। अब केवल और केवल यही क्लास, एकमात्र यही क्लास चलेगा एग्जाम के टाइम तक, इसलिए इसके आवर्स को बढ़ाएंगे। एजाज कह रहे हैं सर मेरा चार्ट आप नहीं पढ़ते हैं। भाई सब केहू के चार्ट हम पढ़ते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है जेकर चार्ट हम नहीं पढ़त, लेकिन का कर सकता नहीं, सब केहू के मैसेज के रिप्लाई करे में 2 घंटा लग जाई। एक बात मुझे बताइए, पीडीएफ मिल गया आप लोगों को? पीडीएफ मिल गया कि नहीं मिला? अरे पीडीएफ चैट बॉक्स में ऊपर दिखा रहा है ना, उसको डाउनलोड करिए, व्यू करिए, उसको डाउनलोड करिए। यस 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 यस। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं।